आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अधीन भू राजस्व सुधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अलाउद्दीन खिलजी का था। यह प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से भू राजस्व प्रबंध में उल्लेखनीय सुधार किए। इसका कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व भू राजस्व प्रबंध में अनेक दोष व्याप्त थे। प्रथम दिल्ली के आरंभिक सुल्तान भारत में अपनी विजयों अथवा मंगोलों के आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहे, अतः वे भू राजस्व प्रबंध की ओर कोई विशेष ध्यान न दे सके। दूसरा, इन सुल्तानों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अपने अमीरों, अधिकारियों, विद्वानों तथा उलेमा वर्ग के लोगों को मिल्क राज्य द्वारा दिया गया संपत्ति का अधिकार, इनाम, उपहार, इजारत, पेंशन के रूप में दी गई भूमि तथा वक्फ, धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि के रूप में जागीरें प्रदान की गई। इन जागीरों के कारण एक तो धीरे धीरे इनके जागीरदार शक्तिशाली हो गए, यहाँ तक कि वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्रों में सक्रिय भाग लेने लगे। दूसरा, इससे केंद्रीय सरकार की आमदनी में काफ़ी कमी हो गई। तीसरा, साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि को न तो पैमाइश करवाई गई तथा न ही विधिवत भू राजस्व निर्धारित किया गया था। चौथा, भू राजस्व अधिकारी बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। वे भू राजस्व की वसूली मनमाने ढंग से करते थे तथा अधिकतर स्वयं हड़प जाते थे। इन कारणों से राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न थी। नेक्स्ट है उद्देश्य। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तथा मंगोलों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए उसने एक विशाल सेना का गठन किया। इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। दूसरा है, वह मुस्लिम जागीरदारों से उनकी जागीरें छीनना चाहता था क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हो गए थे, यहाँ तक कि वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आते थे। तीसरा है, भू राजस्व प्रबंध में अधिकतर अधिकारी हिंदू थे। उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। अलाउद्दीन खिलजी इन विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त ये अधिकारी बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। अगला है सुधार। दिल्ली सुल्तानों ने भू राजस्व संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो पहला है, भूमि अनुदानों का अंत। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उन भूमि अनुदानों को वापस ले लिया था जो अमीरों, राज्य के कर्मचारियों, विद्वानों तथा उलेमा वर्ग के लोगों को मिल्क, इनाम, इजारत तथा वक्फ के रूप में भूतपूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई थी। इन अनुदानों के कारण ये भूस्वामी जो मुसलमान थे, धन की बहुलता के कारण बहुत प्रभावशाली हो गए थे। अतः प्रथम वे राज्य कर्मचारियों की आज्ञाओं की कोई परवाह नहीं करते थे। दूसरा, वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्रों में भी सक्रिय रहते थे। तीसरा, वे बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया कि सभी भूमि अनुदानों को जब्त कर लिया जाए तथा इसे खालसा राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। यह संभव है कि सभी भूमि अनुदान जब्त न किए गए हों। यह अनुदान केवल योग्यता तथा राज्य की सेवा के आधार पर रहने दिए गए। अधिकतर भूमि अनुदानों के जब्त कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप जहां राज्य की आय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई, वहां भूस्वामियों के प्रभाव में बहुत कमी हुई। दूसरा है, हिंदू कर्मचारियों के विशेषाधिकारों का अंत। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अन्य अध्यादेश के द्वारा भू राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों, खुद चौधरी तथा मुकद्दम आदि के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये सभी कर्मचारी हिंदू थे। ये कर्मचारी भू राजस्व एकत्र करते थे। वे किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे तथा कुछ भाग राजकोष में जमा करवा कर शेष स्वयं हड़प जाते थे।
दूसरा, वे सरकार को जजिया, खराज, चराई तथा करी आदि कर भी नहीं देते थे, अतः वे बहुत धनवान हो गए थे। वे अच्छे वस्त्र पहनते थे, घुड़सवारी करते तथा ठाठ का जीवन व्यतीत करते थे। अवसर आने पर वे लूट का माल प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्रोहियों का साथ देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जहां उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया, वहीं उन्हें भू राजस्व तथा अन्य कर देने के लिए बाध्य किया। बर्नी की कथानुसार उन्हें इतना अधिक दरिद्र बना दिया गया कि उनके घरों में सोने चांदी का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा गया। उनकी पत्नियों को गुजारे के लिए बाध्य होकर मुसलमानों के घरों में जाकर काम करना पड़ा। तीसरा है भू राजस्व कर में वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया। उससे पूर्व के सुल्तानों के समय यह कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा होता था। निस्संदेह सुल्तान अलाउद्दीन के इस कदम का न तो भूस्वामियों तथा न ही किसानों ने स्वागत किया, किंतु इस्लामी कानून के अनुसार सरकार को 50% भू राजस्व लेने की अनुमति है, अतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ऐसा किया जाना अवैधानिक नहीं था। इसके अतिरिक्त शराब तथा जुए के अड्डों को बंद कर दिए जाने के कारण शाही कोषागार को पर्याप्त हानि हुई थी, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस घाटे की पूर्ति के लिए भू राजस्व में वृद्धि की। भू राजस्व नकद अथवा अनाज किसी भी रूप में जमा करवाया जा सकता था। चौथा है 2 नए करों को आरंभ करना। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर, गृह कर तथा चराई कर आरंभ किए। चराई कर दूध देने वाले सभी पशुओं पर लगाया जाता था, क्योंकि वे अपने स्वामी के लिए एक आय का साधन थे। यह कर व्यक्ति के पास पशुओं की संख्या के आधार पर लिया जाता था। फरिश्ता के अनुसार 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गाय और 10 बकरियां रखने वाला व्यक्ति चराई कर से मुक्त था, क्योंकि ये पशु कृषि के लिए अनिवार्य थे। इन करों के अतिरिक्त करी अथवा करही नामक एक अन्य कर का भी वर्णन मिलता है, किंतु इसके बारे में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं है। पांचवां है भूमि की पैमाइश। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश पर अधिक बल दिया। इससे किसानों द्वारा दिए जाने वाला भू राजस्व तथा सरकार की आय निश्चित हो गई। पैमाइश का पूर्ण विवरण राजस्व विभाग के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ यह याद रखने योग्य है कि पैमाइश की यह व्यवस्था संपूर्ण सल्तनत में लागू की गई थी। इसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तथा पश्चिम, उत्तर दीपालपुर, लाहौर, सुनाम, कटेहर तथा राजस्थान के बयाना तथा झाई के क्षेत्रों में लागू किया गया था। अवध, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा, पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा गुजरात इस व्यवस्था में सम्मिलित न थे। दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व निश्चित करने के लिए मुख्यतः 2 विधियां, बटाई तथा कनकूद प्रचलित थी। बटाई से अभिप्राय उस प्रणाली से था जिसके अनुसार सरकार उपज की कटाई के पश्चात अपना भू राजस्व प्राप्त करती थी। कनकूद प्रणाली के अंतर्गत सरकार खेतों में खड़ी फसल को देखकर अपना भू राजस्व निर्धारित करती थी। छठा है कर वसूली में कड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व कर वसूली की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। इस कारण काफ़ी राशि बिना वसूल किए रह जाती थी। इसके अतिरिक्त नीचे दर्जे के राजस्व अधिकारी भ्रष्ट और लुटेरे थे। इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की। उसे बकाया राशि की जांच तथा उसे वसूल करने का कार्य सौंपा गया। इस राशि को वसूल करने के लिए कठोर उपाय अपनाए गए। भू राजस्व कर्मचारियों में प्रचलित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उनके वेतनों में वृद्धि की गई। इसके बावजूद अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। अतः राजस्व विभाग में नौकरी करना प्लेग जैसी बीमारी से भी बुरा समझा जाता था। बर्नी कहता है कि राजस्व विभाग में नौकरी करने वाले कर्मचारी को कोई भी अपनी पुत्री विवाह में नहीं देता था, क्योंकि उनका अधिकतर जीवन कारावास में ही गुजरता था।
अगला है भू राजस्व सुधारों की समीक्षा। दिल्ली सुल्तानों द्वारा लागू किए गए भू राजस्व सुधार अनेक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुए। प्रथम, इस कारण साम्राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस कारण दिल्ली सुल्तान अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में कार्यान्वित कर सका। दूसरा, राजस्व विभाग में प्रचलित भ्रष्टाचार को काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सका। तीसरा, भू स्वामियों के अनुदानों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर उन्हें बहुत दरिद्र बना दिया गया, अतः वे अब षड्यंत्र करने की स्थिति में न रहे। इससे साम्राज्य में शांति स्थापित हुई। दूसरी ओर इन सुधारों ने कृषकों के हितों पर कुठाराघात किया। उन पर करों का बोझ इतना बढ़ा दिया गया कि वे कराह उठे। घोर परिश्रम करने के बावजूद उन्हें 2 वक्त का खाना प्राप्त नहीं होता था, अतः कृषि कार्यों में उनकी दिलचस्पी न रही। इस प्रकार पैदावार में भी कमी हुई। यह नीति आत्मघातात्मक थी क्योंकि इसने उस बतख को मार दिया था जो सोने का अंडा देती थी।